हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं। ये सेशन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ना है, और साथ ही साथ यही सब्जेक्ट जो है वो मैकेनिकल वाले बच्चों को भी पढ़ना है। तो आज मैं इसका जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जो यूज होते हैं उसका मैं एक क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी आने वाला एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, आप लोगों को आई थिंक बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर में यूज होते हैं, जिसके बेसिस पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए भी हैं, मैं उसका रिवीजन करवाऊंगा। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में यूज होने वाले हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बाद इसमें करने वाला रहूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारा जो है वो है इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, यानी आपने जो स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ा होगा, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस जिसको आप लोग बोलते हैं, तो इसके इनके बीच में हम लोग आज एक रिलेशन देखने वाले हैं। देखिए, इसमें टोटल 4 रिलेशन आपको फॉर्मूला में दिखेगा। देखिए, पहला रिलेशन है E इक्वल टू 2G प्लस 1 2G इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, ई क्या आपका इलास्टिक मॉडुलस है, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, ई जो है वो आपका क्या है, शियर मॉडुलस है। ठीक है, और आपका म्यू क्या है, आपका म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो ई जी और म्यू के बीच में आपको ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके बेसिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इनमें से कोई 2 जो है उसका वैल्यू दे दिया जाएगा और आपको से तीसरा वैल्यू पूछ लिया जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। उसका देखिए, सेकेंड जो फॉर्मूला है वो ई के और म्यू के बीच में। ठीक है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, और के जो है वो आपका बल्क मॉडुलस है। क्या है, बल्क मॉडुलस है। और म्यू तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये पॉइजन्स रेशियो है। तो E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू भी होता है रिलेशन। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तीसरा जो फॉर्मूला है वो आप देखिए यहाँ पर E इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी। ठीक है, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो और चौथा जो रिलेशन है वो आपका है म्यू इक्वल टू 2K माइनस 2G 3K माइनस 2G अपॉन 2G प्लस 6K। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये चारों रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो डायरेक्टली क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, क्या 2 वैल्यू आपको इसमें से कोई प्रोवाइड कर जाता है और आपको तीसरा वैल्यू पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे बात करता हूं। चलिए, अब देखिए यहां पर, ये देखिए, ये आपका है इलोंगेशन का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये इलोंगेशन क्या है, ये इलोंगेशन जो है वो आपका सेल्फ वेट के कारण है। किसके कारण है, सेल्फ वेट के कारण आपका कितना इलोंगेशन होता है, वो है आपका ये फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 2AE। ठीक है ना, डब्ल्यू एल अपॉन 2AE। ठीक है, जहां पर डब्ल्यू जो है वो आपका वेट है, एल क्या है आपका लेंथ है, ए एरिया है, और ई क्या आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, याद रखिएगा ये सेल्फ वेट के कारण है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप लोग लोड अप्लाई करते हैं उसके बाद अगर आप इलोंगेशन देखेंगे तो आपका डेल्टा एल का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PL अपॉन AE हो जाएगा। ठीक है, जहां पर P क्या है, अप्लाई लोड है, L लेंथ है, ए एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ई आपका यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जो आपका डेल्टा एल है वो WL अपॉन 2AE है। मैंने ये वाला जानबूझ के आपको नहीं बताया क्योंकि बहुत ही कॉमन फॉर्मूला, ये सभी को पता होता है। ठीक है, चलिए मैं जितने भी फॉर्मूले इसमें लूंगा सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने अब लिया। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार। अगर आपको कोई टेपर्ड बार है, ठीक है ना, अगर कोई आपका बार टेपर्ड बार है तो आपने पढ़ा होगा टेपर्ड बार क्या होता है, जिसका डायमीटर जो है वो कंटिन्यूसली घटते रहता है। मान लीजिए कुछ ऐसा कोई एक अरेंजमेंट है, दिस इज, तो ये टेपर्ड बार है। यहाँ पर डायमीटर देखिए बड़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पर डायमीटर छोटा है, यानी बड़ा डायमीटर से छोटे डायमीटर की तरफ ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो ऐसे बार को हम लोग बोलते हैं टेपर्ड बार। ठीक है, ठीक है, अगर ये पूरा कंप्लीटली रहता है इस टाइप से, पूरा रेक्टेंगल शेप का, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, तो टेपर्ड बार में अगर आपको इलोंगेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका है, देखिए यहाँ पर 4PL अपॉन पाई ई D1 इंटू D2। ठीक है, जहां पर P क्या है आपका, P तो आपका अप्लाई लोड है। ठीक है, L क्या है, लेंथ है बार का। ठीक है, और E तो पता ही आपको, D1 और D2 क्या है, D1 क्या है आपका, D1 जो है वो आपका मेजर डायमीटर है। ठीक है ना, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, टेपर्ड बार क्या होता है आपका, कुछ ऐसा होता है शेप का। ठीक है ना,
तो यहाँ का जो बड़ा वाला डायमीटर है, यहाँ का जो बड़ा वाला डायमीटर है ये आपका क्या है D1 है, और छोटा वाला डायमीटर क्या है आपका D2 है। ठीक है, तो D1 और D2 आपको सम में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देखता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आपका। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कोनिकल बार। ठीक है ना, अगर आपका बार कोनिकल है, ठीक है, कोनिकल शेप का है, जैसे टेपर्ड बार मैंने आपको बता दिया, कोनिकल बार होगा। देखिए अगर आपका कुछ इस टाइप का कोन है, इस टाइप का बार है, ठीक है ना, तो कोनिकल बार में अगर आपको इलोंगेशन निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, देखिए यहाँ पर लैम्डा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6e। ठीक है, अब आप पूछेंगे लैम्डा क्या है, तो लैम्डा जो आपका वो है यूनिट वेट, क्या है, यूनिट वेट है। आपको क्वेश्चन में यूनिट वेट गिवन रहेगा, वही आपको लैम्डा यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। नीचे देखिए यहाँ पर ये मॉडिफाई मैंने किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर वन इसमें से देखिए नीचे 6e है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 अपॉन डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2e। ठीक है, और याद रखिए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2e क्या होता है, प्रिज्मेटिक बार का होता है सेल्फ वेट के कारण लोड। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अगर कोनिकल बार का आपको निकालना है, ध्यान से रखिए, अगर आपको कोनिकल बार में इलोंगेशन निकालना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए 1/3 इंटू प्रिज्मेटिक बार का इलोंगेशन कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए अब हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, किसी भी आपको अगर प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे ये आपका एक कोई बार है, ठीक है, सॉरी आपको कोई एक बॉडी है और आपको मान लीजिए किसी प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, किसी ऑब्लिक प्लेन पर मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है और मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्लेन जा रहा है, तो इस प्लेन पर ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन जो ऑब्लिक है वो किसी न किसी एंगल पर है इसके साथ। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे किसी न किसी थीटा एंगल पर है, ठीक है ना, और आपको इस पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है इस प्लेन पर, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस प्लेन पर अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है और आपका यहाँ पर ये किसी न किसी एंगल पर है, ठीक है, थीटा पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई साइन 2 थीटा। ठीक है ना, जहां पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, वो आपके स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, जो उस किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, और टाउ क्या आपका शियर स्ट्रेस है। ठीक है, और थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है, जो वो प्लेन कितने डिग्री के एंगल पर है, आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि 45 डिग्री के एंगल पर निकालना है या 60 डिग्री के एंगल पर कोई प्लेन है उस पर निकालना है, तो आप थीटा का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, एक बात को आप ध्यान रखेंगे इसमें, मैं आपको अभी आगे चल के साइन कन्वेंशन बताऊंगा कि आपको थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, क्या लेना है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा फर्दर, जब मैं इस चैप्टर के एंड वाले फॉर्मूले में पहुंचूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूं, अगर आपको उसी ऑब्लिक प्लेन पर यानी उसी प्लेन पर अगर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है या आपसे पूछा जाता है कि बताइए मुझे शियर प्लेन का लोकेशन बताइए, ठीक है, जहां पर शियर जो है उसका लोकेशन बताइए, तो शियर प्लेन का जो लोकेशन होता है वो क्या होता है, टाउ 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, या आप यहां से निकाल सकते हैं, आप यहां से इन्वर्स कर लेंगे, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर जो आपका ये है, सॉरी आपका प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन है, ये शियर प्लेन का नहीं है, प्रिंसिपल प्लेन का आपका लोकेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन का अगर आपको लोकेशन निकालना है तो क्या कीजिएगा 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी में दो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, ठीक है, एक आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन और एक आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन होता है। ठीक है, तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन अगर आप निकाल लेते हैं तो आप उसमें 90 डिग्री जोड़ेंगे तो आपको माइनर प्रिंसिपल प्लेन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। क्लियर है, चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट मैं फॉर्मूला देता हूं, देखिए यहां पर आपको निकालना प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है ना, आपको उस प्लेन की लोकेशन निकालनी है जहां पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो टाउ की जो फाई है उसकी वैल्यू निकालने के क्या कीजिएगा 1/2 tan इनवर्स यानी कि माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। चलिए मैं आगे देख लेता हूं यहां पर। अब यहां देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको निकालना है,
ठीक है। तो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है हमारे पास, एक होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैंने सिग्मा 1 बोला और माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैंने सिग्मा 2 बोला। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अगर आपको निकालना है तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लेते हैं तो आपको मेजर मिलेगा, आप नेगेटिव लेते हैं तो आपको माइनर मिलेगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप एक बार प्लस एक बार माइनस करके दो बार यूज करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। ठीक है, जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को बताएगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को बताएगी। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर आपको टाउ मैक्स निकालना है, ठीक है, किसी भी ऑब्लिक प्लेन पर आपको अगर निकालना है, किसी भी प्लेन पर कि सिग्मा मैक्स कितना होगा, सॉरी टाउ मैक्स कितना होगा, तो आप क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये ऑब्लिक प्लेन पर क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला देख लिया। अब देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में यही वाला ज्यादातर रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक है, जहां पर सिग्मा 1 क्या आपका, मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी ऊपर बताया है कि सिग्मा 1 क्या आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और सिग्मा 2 क्या आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में से माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को घटा दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि वो क्या करते हैं कि मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू दे देते हैं और आपसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको सिग्मा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, जिसका आप बेंडिंग इक्वेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा बेंडिंग्स। ठीक है, तो बेंडिंग वाले में देखिए आपको एक इक्वेशन है m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना ही रखना है। आप यहाँ देखिए इसको बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं या फ्लेक्सुरल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे m क्या आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, m क्या है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, I क्या है, I आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो आप लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो है, सिग्मा बी क्या है बेंडिंग स्ट्रेस है किसी भी लोकेशन पर। ठीक है, जहां भी आपको फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोला जाएगा, वाई क्या है लोकेशन ऑफ द प्लेन जहां पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है, उस लोकेशन का डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से। ई क्या है, ई आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको पता है, आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर ये आपका जो है, ये आपका है शियर स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, आपको अगर किसी भी प्लेन पर शियर स्ट्रेस निकालना हो, ठीक है, शियर स्ट्रेस, तो आप सीधे टाउ का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी, जहां पर आप v क्या है आपका वो शियर स्ट्रेस है, a क्या है आपका एरिया है, y बार क्या है जिस प्लेन पर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है उस प्लेन के ऊपर का जितना भी पार्ट है उसके CG का डिस्टेंस है पूरे बॉडी के न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, B आपका विड्थ ऑफ द सेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में देखता हूं। देखिए टाउ मैक्स, ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है। किसके लिए है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर। ठीक है, अगर कोई आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन यहां से बनते हैं बहुत ज्यादा, और कई बार क्वेश्चन बने हैं। अगर किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा ये आपको फाइंड करना है, तो आपको उसका रिलेशन क्या एवरेज के साथ, तो 3/2 इंटू एवरेज जो होता है वो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देता है, यानी 1.5 इंटू एवरेज करेंगे तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। किसी केस में, रेक्टेंगुलर के केस में। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए ये टाउ मैक्सिमम है, ये किसके लिए, सर्कुलर के लिए, किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए है। अगर आपका कोई सर्कुलर सेक्शन है तो आपको जो टाउ मैक्स मिलेगा वो 4/3 इंटू टाउ मीन या टाउ एवरेज के बराबर होता है। याद रखेंगे ये रिलेशन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। आपको कई बार वो क्या करते हैं कि टाउ मीन का वैल्यू दे देंगे और टाउ मैक्सिमम का वैल्यू पूछ देंगे, या टाउ मैक्सिमम का वैल्यू देके टाउ मीन का वैल्यू पूछ देंगे। ध्यान ये रखना है कि आपको सेक्शन कौन सा दिया हुआ है, सर्कुलर है तो टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए 4/3 इंटू टाउ मीन करेंगे। अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो आप
3/2 करेंगे एवरेज का, तो आपको टाउ मैक्सिमम मिल जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ट्रायंगुलर सेक्शन में जो आपका मैक्सिमम से स्ट्रेस होता है वो आपके बेस से h/2 डिस्टेंस पर होता है। कितने डिस्टेंस पर होता है? h/2 डिस्टेंस पर होता है। न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम से स्ट्रेस आपको नहीं मिलता है। आपको कहाँ मिलता है? बेस से h/2 डिस्टेंस पर मिलता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको न्यूट्रल एक्सिस से h/6 डिस्टेंस पर आपको मैक्सिमम से स्ट्रेस देखने के लिए मिल सकता है ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो। ठीक है, चलिए मैं एक का करके सबका जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इसका जो है वो आप पर्टिकुलर आप इसमें एक टाइप का क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए बन सकते हैं, लेकिन इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका जो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर W का क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। ठीक है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो इस केस में मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा? WL/4 होगा। कितना होगा? WL/4 होगा। ठीक है, कहां पर होगा? सेंटर पर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एट द सेंटर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू इज WL/4 विच ऑकर्स एट द सेंटर ऑफ द बीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है ना, जिस पर यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL²/8 होगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? WL²/8 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए आप सिंपली सपोर्टेड बीम है विद ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, कितना कैसा लोड है? ट्रायंगुलर लोड है। तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो आपका WL²/12 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूं। यहां देखिए आप सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा? देखिए यहाँ पर देखिए WL²/6 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये सिंपली सपोर्टिव बीम नहीं, सॉरी ये आपका कैसा कैंटिलीवर बीम के लिए मैंने बताया। ठीक है, WL²/6 के बराबर होगा। अगर आपका सिंपली सपोर्टिव बीम है तो आपका ये वैल्यू जो है देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है वो आपका WL²/9√3 के बराबर होगा, लेकिन ये सेंटर पर नहीं होगा, ये कहां पर होगा? L/√3 डिस्टेंस पर होगा A से, यानी A से इस एंड से, जहां पर आपका जिस एंड पर आपकी वैल्यू लोड की वैल्यू 0 है, वहां से L/√3 डिस्टेंस पर आपका क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये एक ओवर हैंगिंग बीम आपको दिख रहा होगा, जिस पर पूरे के पूरे बीम पर आपको क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? और जो बीम के ओवर हैंग डिस्टेंस वो दोनों सेम है। देखिए ए डिस्टेंस इधर से भी ओवर हैंग है, ए डिस्टेंस इधर से भी ओवर हैंग है। ठीक है, तो आपको जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको सेंटर सी पर। ठीक है, सी पर मिलेगा, और कितना मिलेगा आपको? देखिए यहाँ पर W/8L² - 4A²। ठीक है ना, कैसा मिलेगा? W/8L² - 4A² मिलेगा। ठीक है, और जो A की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितना? 0.207 L से। ठीक है, अगर आपको L क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो आप A की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और A की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक दो इंपॉर्टेंट और बात मैं कर लेता हूँ। देखिए अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है ना, आपको इसमें 2 कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट दिखेंगे। जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपको इसमें 2 कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट दिखेंगे। कॉन्ट्राफ्लेक्सर वहां होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, तो उन दोनों कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो आपको सीधे अंडर रूट इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई कर देना है। आप यहाँ देखिए ये फॉर्मूला आपका क्या अप्लाई करना है? आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है L² - 4A² रूट में आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए, और आपका अगर मैं इस कॉन्ट्राफ्लेक्सर का डिस्टेंस की बात करूं तो मिडिल से इसका डिस्टेंस 1/2 × L² - 4A² के बराबर
होगा। ठीक है, आप इसका ही आधा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट केस। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट केस क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें आपको सेंटर पे एक मूवमेंट लगा हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है। ठीक है ना, सेंटर पर जो दोनों साइड से ए डिस्टेंस पर है। तो सीधे आपको यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर वी और वीवी की वैल्यू पूछी जाएगी। आपको वर्टिकल रिएक्शन एट ए बताइए और वर्टिकल रिएक्शन एट बी बताइए। तो आप सीधे m/l करेंगे तो आपको वर्टिकल रिएक्शन एट ए और वर्टिकल रिएक्शन एट बी दोनों सेम ही होगा, m/l के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ। नेक्स्ट देखता हूं। अब देखिए मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात कर लिया है। अब मैं देखता हूं फिक्स्ड बीम। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम में देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर फिक्स्ड बीम में आपके पॉइंटर लगे हुए हैं तो देखिए फिक्स्ड बीम में दो चीजें मुझे देखनी है। ठीक है, एक तो मुझे ये देखना है कि उसके फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फिक्स्ड एंड मोमेंट से पूछे जाते हैं जब वो फिक्स्ड बीम का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना, फिक्स्ड मोमेंट तो मतलब दोनों एंड पर मोमेंट कितना आ सकता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर आपका फिक्स्ड बीम है और सेंटर पर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो आपका एम ए और एम बी यानी फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू WL/8 के बराबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है और आपका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो WL²/8 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर आपका देखिए फिक्स्ड बीम है जिसमें आपका क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, पूरे के पूरे बीम पर। तो इसका जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा वो WL²/12 के बराबर होगा। जो दोनों एंड पर मोमेंट आते हैं उसका वैल्यू है WL²/8 और इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो WL²/24 होगा। ठीक है, और इसमें आपको जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है वो आपको L/2√3 डिस्टेंस पर देखने के लिए मिलेगा। कहां से, सेंटर से। इस बीम के सेंटर से L/2√3 डिस्टेंस पर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिक्स्ड बीम है जहां पर आपका जो है वो जो आपका लोड है वो आपका सेंटर में नहीं है, वो सेंटर से किसी डिस्टेंस पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस एंड से ए डिस्टेंस पर, इस एंड से बी डिस्टेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके मूवमेंट होंगे फिक्स्ड मूवमेंट वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये बीम आपका अब सिमेट्रिकल बीम नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर आपके एम ए की जो वैल्यू होगी वो WAB²/L² के बराबर होगी और एम बी की वैल्यू WA²B/L² के बराबर होगी। ठीक है, आप यहाँ कहीं ऐसे भी याद रख सकते हैं कि WAB²/L² एम ए है तो ए का स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है ना, जिस एंड पर आपको निकालना है उसको वैसे ही छोड़ देना है, जिस एंड पर आपको नहीं निकालना उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप। ठीक है, चलिए देखिए एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी एम ए का डिस्टेंस, जो कि देखिए एम ए ज़्यादा डिस्टेंस है, बी कम डिस्टेंस है, तो जिस एंड से आपकी डिस्टेंस कम होगी लोड की, ठीक है, उस एंड पर आपका मोमेंट ज़्यादा निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखिए मैंने यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना भी दिया है। अब देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन AC। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पर आएगा, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किस डिस्टेंस पर आएगा, AC में। देखिए इसमें दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएंगे। ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अब नीचे देखिए मैं आपको यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक बार शो कर दूँ। यहाँ देखिए ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, रियल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका यही है। देखिए मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका जो मैं बना रहा हूँ ये आपका जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ है आपका, यहाँ पर है, देखिए ये है, और एक आपका यहाँ पर है। ठीक है ना, तो एक आपका सेक्शन AC में है और एक सेक्शन आपके BC में है। तो AC में जो इसका डिस्टेंस होगा वो AL/3AB + B के बराबर होगा। ठीक है, और आपका BC में निकालना है तो आप क्या कीजिए L-BL/3AB - 3B + A के बराबर उसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखता हूँ केस। देखिए यहाँ पर ये आपका फिक्स्ड बीम है जिसमें आपके आधे पर यूडीएल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आधे पर यूडीएल लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका फिक्स एंड मोमेंट आएगा वो आपका W11 WL²/192 आएगा और जो MB आएगा वो 5 WL²/192 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर फिक्स्ड बीम है जिसमें आपका क्या लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है। आप इस बार को ध्यान रखिएगा कि किस एंड पर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए आपका A एंड पर 0 है। ठीक है ना, और सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है, B एंड पर गया हुआ। ठीक है, इधर की तरफ बढ़ते हुए लोड आपका गया है। तो इस कंडीशन में अगर आपको VA निकालना है तो 3WL/20 के बराबर होता है BA की वैल्यू। ठीक है, और आपका जो BB होता है यानी वर्टिकल रिएक्शन एट B वो 7WL/20 के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं वही MA और MB की बात करूं तो MA जो होगा वो -WL²/30 के बराबर होगा और MB की वैल्यू +WL²/20 के बराबर होगी। ठीक है,
चलिए अब देखिए इसमें कई बार एग्जामिनेशन में ये भी देखा गया कि ये लोग डायरेक्टली ऐसा कंडीशन देकर पूछते हैं, बताइए जीरो शियर फोर्स कितने डिस्टेंस पर आएगा। तो आप डायरेक्टली रिलेशन याद रखिए कि अगर आपको जीरो शियर फोर्स निकालना है तो वो 0.547 L पर आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट इसका आएगा वो 0.02145 WL² पर आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। आप यहां देखिए ये आपका जो है वो फिक्स्ड बीम है जिसमें आपका ट्रायंगुलर लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका, तो इसमें आपका एम और एम बी की वैल्यू क्या आएगी, WL² 5WL²/96 के बराबर आएगी, ठीक है। चलिए मैं आगे देख लेता हूं। अब यहाँ देखिए फिक्स्ड बीम है जिसमें आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है, सेंटर पे एक मूवमेंट लगा दिया गया है। तो इसमें जो आपका एम और एम बी की वैल्यू आएगा वो सीधे m/4 कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम भी था, वहां पर आपका वैल्यू निकालते थे हम लोग, वहां वर्टिकल रिएक्शन निकालते थे, वो m/L के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल रहे, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए केस यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिक्स्ड बीम है जिसमें आपका क्या लगा हुआ है, आपका मोमेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मोमेंट लगा हुआ है किसी पॉइंट पर, वो किसी सेंटर पर नहीं होगा, वो किसी दूसरे पॉइंट पर है, सेंटर से हटकर है, ए डिस्टेंस पर आपका एक मोमेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एम और एम बी की वैल्यू जो आएगी वो आपको यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं क्या है, एम बी, अगर आपको एम ए निकालना है तो एम बी 3a-L/L² होगा, और एम बी की वैल्यू MA 3b-L/L² के बराबर होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने ये वाला डायग्राम में मेंशन कर दिया है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक आपको यहाँ पे कैंटिलीवर बीम दिख रहा है जहां पर फुल यूडीएल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फुल यूडीएल लगा हुआ है, और आपको फ्री एंड पर एक आपको सपोर्ट भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के बीम को बोलते हैं हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्या बोलते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ सबसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाला इसमें सवाल बनता है वो बनता है आरए की वैल्यू, रिएक्शन बताइए कि इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में जो आपका सपोर्ट उस पर कितना रिएक्शन आता है। तो आप ध्यान रखिएगा 3WL/8 का रिएक्शन आता है, ठीक है। अभी हाल ही वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एक दो और एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के केस में आपके आरए की वैल्यू 3WL/8 के बराबर होगी। डायरेक्टली आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्लैपेरॉन्स थ्योरम भी है। आपको पता है कि हम लोग जब कंटिन्यूअस बीम का स्टडी करते हैं तो हम लोग को कैप्लान्स थ्योरम का यूज करना पड़ता है। आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, ऐसे मैं आपको बता देता हूं कि इससे आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। आपको हो सकता है डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए, इसलिए आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, लेकिन इस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत कम एसएससी के एग्जामों में या यूपीएससी के एग्जामों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये खासकर डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जामों में देखने को मिलता है, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट जो भी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट थे हमने देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कैंटिलीवर बीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैंटिलीवर बीम में आप देखिए सबसे पहला जो केस है वो आपका क्या है, आपका एक कैंटिलीवर बीम है जहां पर आपका जो है वो एंड पर फ्रेंड पर आपका एक मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर इस केस में जो आपका मैक्सिमम स्लोप आएगा वो आएगा ML/EI। क्या आएगा, ML/EI। L क्या है, बीम की लेंथ है, इस बार को आप नोन रख लीजिए। L जहां भी आएगा वो बीम की लेंथ होगी, M आएगा तो मोमेंट होगा, W आएगा तो पॉइंट लोड होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसी केस में आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना हो तो आपको ML²/2EI आएगा। क्या आएगा, ML²/2EI आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है जिसमें आपका फ्री एंड पर क्या लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम स्लोप आएगा वो कितना आएगा आपका, यहाँ देखिए मैक्सिमम स्लोप WL²/2 आएगा, और आपका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो WL³/3EI के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर WL²/2EI होगा, क्या होगा, EI होगा, यहाँ छूट गया, आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट केस देखिए, कैंटिलीवर बीम है जिसमें आपका यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आएगा वो आपका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कितना आएगा, देखिए मैं पहले रिफ्लेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं स्लोप बता दूंगा। इसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आएगा
एल का पावर 4/8 और आपका जो मैक्सिमम स्लोप आएगा आपका WL³/6 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेता हूं। देखिए यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम में आपका देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है यूवीएल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यूवीएल का आपको लोकेशन जरूर देखना है। क्या देखना है? लोकेशन जरूर देखना है। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए इसमें जो यूवीएल लगा हुआ है इसमें मैक्सिमम लोड जो है वो आपके फिक्स्ड एंड पर है। ठीक है, यूवीएल का मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड एंड पर है। तो इस केस में याद रखिएगा, इस केस में पर्टिकुलर इस केस में आपकी जो मैक्सिमम स्लोप आएगी वो WL³/24 आएगी और मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आपका WL⁴/30 के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, ट्रायंगुलर लोड ही मैंने लगाया है लेकिन इस बार मैंने फ्री एंड पर लगा दिया मैक्सिमम, तो इस कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम स्लोप आएगा, मैक्सिमम स्लोप जाएगा वो आपका WL⁴/8 माइनस WL⁴/30 के बराबर आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो इसका डिफ्लेक्शन आएगी वो कितने आएगा? देखिए यहाँ पर WL⁵/6 माइनस WL⁵/24 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए तो ये कैंटिलीवर के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे। मैंने कैंटिलीवर के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले को आप कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस ट्रिक को देखें और जल्दी से आप याद करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, या आप सर्च भी मार सकते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ट्रिक टेक्निकल सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप यहाँ देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में आप यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है एक पॉइंट लोड। क्या लगा हुआ है? पॉइंट लोड आपका लगा हुआ है। तो इस पॉइंट लोड के केस में आप देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम एट पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पर। क्या लगा हुआ है? सेंटर पर। तो इस कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम आपका डिफ्लेक्शन स्लोप आएगा वो आपका WL²/16 के बराबर आएगा और मैक्सिमम जो आपका इसमें डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा WL⁵/48 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखता हूं मैं। यहाँ देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ यूडीएल, पूरे पे यूडीएल लगा हुआ बीम पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी यानी कि स्लोप की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी WL⁵/24 आएगी और आपकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो 5 WL⁵/384 के बराबर आएगी। ठीक है, अभी जो 2020 में एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनाया गया था। देखिए इसी दोनों केस को मिलाकर, इन दोनों केसों को मिलाकर एक शानदार क्वेश्चन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वहां पर क्वेश्चन बनाया गया था कि वहां पर क्वेश्चन आसान था लेकिन उसका लैंग्वेज काफी घुमाया गया था। वहां क्वेश्चन ये बनाया गया था, शायद ये 29 आप देखिएगा, आप देख सकते हैं ये 29 अक्टूबर को ये क्वेश्चन बनाया गया था। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, 29 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था 2020 में एसएससी जेई का, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने बोला था कि एक आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पर क्या किया गया आपका कि यूडीएल लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है और उस यूडीएल को हटाकर आप एक पॉइंट लोड लगा दीजिए बीच में। ठीक है ना, तो बताइए कि अगर दोनों का डिफ्लेक्शन सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों का डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन था। तो क्या करना आपको? सिंपल, आपको क्या करना था? इस दोनों को आपको क्या करना था? इन दोनों को क्या करना था कि आपको इक्वेट कर देना था। क्या करना था? इक्वेट कर देना था, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा करके एक क्वेश्चन वहां पर बनाया गया था, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए आपका फिक्स्ड बीम है। क्या है? फिक्स्ड बीम है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम खत्म हुआ, अब देखिए फिक्स्ड बीम है और फिक्स्ड बीम में आपका क्या लगा हुआ है? फिक्स्ड बीम में आपका लगा हुआ है पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए आपका दोनों एंड पर तो आपका क्या आएगा? स्लोप आपका 0 हो जाएगा क्योंकि फिक्स्ड एंड है। और इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बताया, तो इसका पहले डिफ्लेक्शन समझिए। इसमें जो मैक्सिमम आपका डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा WL⁵/192 WL⁵/192 और ध्यान से आप देखिए कि आप जब सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सेम आप कंडीशन देखिए। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप देखिए यहाँ पर WL⁵/48 ठीक है ना, 48 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए WL⁵/192 है। ठीक है ना, तो आप देखिए ये जो जितना भी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका डिफ्लेक्शन आ रहा था उसका 1/4 ही तो है। ये कितना है? 1/4 है। यानी कि अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन दे दिया गया है तो आप सेम लोड के लिए आप बता सकते हैं कि अगर वो फिक्स्ड बीम में आएगा तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, सीधे 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि डेल्टा
डेल्टा फॉर फिक्स्ड बीम, डेल्टा फॉर फिक्स्ड बीम, डेल्टा मैक्स है ये, ठीक है, और डेल्टा मैक्स फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम SSB, दोनों का रेशियो 4 के बराबर होता है, या ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि 1/4 के बराबर होगा, फिक्स्ड बीम ऊपर है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट केस आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक फिक्स्ड बीम है जिसमें आपका यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी स्लोप जो जीरो ही रहेगा, इसमें जो डिफ्रैक्शन आएगा मैक्सिमम वो WL3/384 EI के बराबर आता है, 384 EI के बराबर आता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप यहाँ पर डेल्टा मैक्स की जो वैल्यू है वो 1/5 ऑफ SSB है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है उसका 1/5 जो है वो आपका डिफ्लेक्शन आया किसमें, सिंपली फिक्स्ड बीम के केस में आएगा अगर आपका यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक कुछ स्पेशल केस लिखे, 2 स्पेशल केस यहाँ मैंने बनाए हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 स्पेशल केसेस यहाँ पर बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला स्पेशल केस देखिए यहाँ पर आप क्या है, ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पर मोमेंट लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, एक यहाँ भी मोमेंट लगा दिया गया और यहाँ भी एक मोमेंट लगा दिया गया है। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मैक्सिमम स्लोप कितना आएगा, तो आपका आएगा ML/2EI के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर आपसे डिफ्लेक्शन की कोई बात करेगा तो ML²/8EI के बराबर इसका डिफ्लेक्शन आने वाला रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा एक स्पेशल केस यहाँ देखिए आप, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में जिसके एक एंड पर मूवमेंट लगाया गया है, कहाँ लगाया गया, एक एंड पर मूवमेंट लगाया गया है, तो इस कंडीशन में आपका जो θA और θB है दोनों अलग अलग आएगा, क्या आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। θA की जो वैल्यू है वो WL/6EI के बराबर आएगा, यानी ML/6EI के बराबर आएगा, और θB की जो वैल्यू है वो ML/3EI के बराबर आएगा। मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, हो सके आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि θA की वैल्यू जो है वो स्लोप की वैल्यू जो है वो ML/6EI आएगा, θB की वैल्यू जो है वो ML/3EI के बराबर आएगा। इसमें जो मैक्सिमम आपका डिफ्लेक्शन आने वाला रहेगा वो ML²/9√3EI के 9√3 के बराबर आने वाला रहेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक और केस देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है जहां पर आपका जो लोड लगा हुआ है वो आपको किसी डिस्टेंस पर लगा हुआ है, ठीक है, किसी डिस्टेंस पर लगा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन कई बार मिलता है देखने के लिए, खासकर ऐसे ही क्वेश्चन लोग फ्रेम करते हैं ताकि बच्चा इसमें कैलकुलेशन में समय अपना बर्बाद करे, ताकि समय आपका लॉस्ट हो, लेकिन आपको समय लॉस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिए। एक तो बनेगा आपसे सीधे पूछ जाए कि बताइए अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैक्सिमम आपका डिफ्लेक्शन कितना आने वाला रहेगा। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि अगर ऐसा लोड तो बताइए अंदर द लोड आपका कितना आएगा, यानी सीधे इस W के नीचे यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आने वाला रहेगा। देखिए मैं आपको दोनों बात करता हूँ, अगर अंदर द लोड पूछेगा, ठीक है, तो यानी कि माइनस को छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बताता है। सीधा फॉर्मूला याद रखिए, WA²B²/3EIL, ठीक है। और आपको अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछेगा तो कितना आएगा, WBL²-B²/3/2/9√3EIL, ठीक है। चलिए अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कोई पूछेगा कि कहां पर आएगा इस बीम में, बताइए इस बीम में कहां पर आएगा, तो आप यहां से ए से कितने डिस्टेंस पर आएगा मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां पर L²-B²/3 √L²-B²/3 पर आने वाला रहेगा, ठीक है। तो ये आपके से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसको पढ़ने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, चाहे वो ESC का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, इतना ही में से वो आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कॉलम एंड स्ट्रट, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉलम स्ट्रट आप लोग देख सकते हैं, कॉलम क्या होता है, एक आपका एक्सेल कंप्रेशन मेंबर होता है जो कंप्रेसिव लोड को बियर करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉलम वाले में केस में देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका है ईल्वर्स फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईल्वर्स फॉर्मूला बोलते हैं, PE, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ईल्वर लोड या बकलिंग लोड, ठीक है। बकलिंग लोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग कॉलम वो फेल होता है किसे कारण, बकलिंग लोड के कारण। तो आपसे सीधे बकलिंग लोड का ये फॉर्मूला है π²EI/LE का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पाई क्या, आपको पता ही पाई का तो वैल्यू फिक्स है, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो आपकी एल है वो आपकी है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम। ये लेंथ ऑफ कॉलम नहीं है, ये इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ
कॉलम है, जो डिपेंड करता है कि अलग अलग एंड कंडीशन कैसे हैं कॉलम के, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि उसका एंड कैसा है। तो मैं बता देता हूं कि एल की वैल्यू आपको कितनी लेनी है। अगर आपका क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एंड हिंज है, कॉलम का दोनों एंड क्या है, हिंज है, तो जो एल की वैल्यू है, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू है, वो आपकी जो कॉलम की एक्चुअल लेंथ उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और कॉलम बोल रहा है कि 5 मीटर का कॉलम, ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि कॉलम की लेंथ आपको बोल दी कि वो 5 मीटर का कोई कॉलम है, तो डेट मीन आपके एल की वैल्यू भी 5 ही हो जाएगी, ठीक है। कब होगी, जब दोनों एंड हिंज होगा, ध्यान रखेंगे कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर आपका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड आपका फ्री है, ठीक है, आपका एक एंड क्या है, फिक्स्ड है, दूसरा एंड आपका क्या है, फ्री है, तो ऐसा कॉलम अगर रहेगा तो आपको एल की जो वैल्यू होगी, इफेक्टिव लेंथ जो वो दुगना हो जाएगा, क्या होगा, कॉलम का लेंथ का दुगना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपका दोनों एंड को फिक्स कर दिया गया है, दोनों एंड को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया दोनों एंड को, तो इस कंडीशन में आपका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो कॉलम के एक्चुअल लेंथ का आधा हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल लेंथ का आधा। और कॉलम दिया हुआ है 6 मीटर का, तो आपको इफेक्टिव लेंथ आपको 3 लेना है और आपको उस फॉर्मूले में जाकर पुट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखता हूं मैं, अगर एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड हिंज है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आपका जो एल का वैल्यू होगा वो L/√2 के बराबर हो जाएगा। इस बार को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक टर्म आता है सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो को क्या बोलते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ क्या है ये, देखिए एल इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है। तो सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये देखिए यहाँ पर आपका के क्या, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है, और आई की जो वैल्यू होती है वो a इंटू के स्क्वायर के बराबर होती है। इस बार को आप लोग ध्यान रखें, कई बार इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। आई की वैल्यू एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एरिया इंटू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए, मैं जो इनवर्स फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर बताया था, ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि वो एल की आपको कंडीशन देंगे ही नहीं, वो एग्जामिनेशन में आपको कंडीशन देंगे ही नहीं, वो सीधे आपको सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तब बोलेंगे आपको कि बकलिंग लोड बताइए कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको थोड़ा मॉडिफाई मैं कर सकता हूं। देखिए आई की वैल्यू को मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैंने बताया था आई की वैल्यू ए इंटू के बराबर होती है, ठीक है ना, ए इंटू के बराबर होती है, ए इंटू के स्क्वायर के बराबर होती है। तो देखिए मैंने आई के जगह क्या लिख दिया, ए इंटू के स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इस के स्क्वायर को आप नीचे ले जाएगा, क्या ले जाएगा, आप नीचे ले जाएंगे इस के स्क्वायर को उठा के, यहाँ ध्यान से देखिए, इसके उठा के आप एल स्क्वायर के नीचे ले आ सकते हैं। तो देखिए एल बाई के का होल स्क्वायर आएगा, दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब देखिए एल बाई के क्या होता है, मैंने बताया था एल बाई के क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो होता है। दैट मीन्स आपका एक और फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको पी निकालना है तो पाई स्क्वायर ई बाई ए अपॉन सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए, तब भी आपको पी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक रैंकाइन फॉर्मूला भी है जो शॉर्ट कॉलम के लिए दिया गया है। तो रैंकाइन फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि 1 अपॉन रैंकाइन लोड, ठीक है ना, रैंकाइन लोड PR है, उसको बोलते हैं रैंकाइन लोड, ये इक्वल होता है 1 अपॉन PC, PC मतलब कंप्रेसिव लोड, और प्लस 1 अपॉन P मतलब बकलिंग लोड, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कंप्रेसिव लोड आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया करेंगे तो आपको कंप्रेसिव लोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, थिक एंड थिन सिलेंडर, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए मैं इसका बात कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो थिक सिलेंडर किसको बोलेंगे, तो अगर D/T है ना, D मतलब डायमीटर, ठीक है, और T मतलब डी कौन सा डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, ठीक है। टी क्या आपका थिकनेस है, सिलेंडर का जो थिकनेस है। तो अगर आप D/T का रेशियो 20 से ज़्यादा है तो वो थिक सिलेंडर है, और आपके D/T की रेशियो 20 से कम या 20 के बराबर है तो आपका थिन सिलेंडर होगा, ठीक है। चलिए मैं थिन सिलेंडर के बारे में पहले बात कर लेता हूं। देखिए थिन सिलेंडर जो है उसमें आपके, देखिए मैं आपको बता देता हूं, थिन सिलेंडर में आपको टोटल 2 तरह के स्ट्रेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको जनरली उसी स्ट्रेस का वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका स्ट्रेस है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस, ठीक है ना। तो आपको अगर थिन सिलेंडर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी थिक सिलेंडर में नहीं गया हूँ, मैं भी थिन सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। देखिए थिन सिलेंडर में आपको 2 तरह के स्ट्रेस देखने के लिए मिलेंगे, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस को बोलते हैं, सिग्मा सी, इसकी वैल्यू आप सीधे याद रखिएगा PD/2T, PD/2T, जहाँ पर P क्या आपका, P आपका लोड है, ठीक है, D आपका क्या इंटरनल डायमीटर है, T आपको थिकनेस ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। चलिए दूसरा जो आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू जिसको हम लोग सिग्मा L से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू आप सीधे याद रखिए, सिग्मा L इक्वल टू क्या, PD/4T, ठीक है, PD/4T। आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, देखिए हुप स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू PD/2T के बराबर है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू PD/4T के बराबर है। ध्यान से देखिए, क्या हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डबल है, बिल्कुल है। तो मैं बोल सकता हूं क्या सिग्मा C जो है वो 2 इंटू सिग्मा L के बराबर होगी, कितनी होगी, सिग्मा C की जो वैल्यू है
वो 2 इंटू सिग्मा एल के बराबर होगी। कई बार इस रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ ली जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको और इस फॉर्मूले को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है ना। अगर आपको कोई थिन सिलेंडर उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिग्मा सी यानी हुप स्ट्रेस माइनस सिग्मा एल बाई 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की है। पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा पी डी बाई 8T, पी डी बाई 8T आपको मिलेगा। ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है इन थिन सिलेंडर, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेन, ठीक है ना। अगर आपको सेम चीज है, आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपको हुप स्ट्रेन निकालना है, क्या निकालना है, हुप स्ट्रेन निकालना है, तो सीधे आप यहाँ फॉर्मूला क्या आया है, देखिए हुप स्ट्रेन का पी डी बाई 4TE इंटू 2 माइनस म्यू, जहाँ पर सभी चीज़ आपको नोन है कि पी क्या है, डी क्या है, टी ई और म्यू क्या होता है, ठीक है। चलिए अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन थिन सिलेंडर आपको निकालना है, क्योंकि मैं अभी थिन सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, देखिए पी डी बाई 4T सेम है, पहला जो स्टेप है दोनों का, बस इसमें 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे मैं देखता हूं। देखिए कई बार क्वेश्चन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा जाता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा जाता है। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, देखिए रिलेशन उसका होता है कि अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू हुप स्ट्रेन, देखिए यहाँ पर नीचे ये रिलेशन है। आप जब दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, तो आपको सॉल्व करने पर फाइनल यही मिलेगा फॉर्मूला। देखिए पी डी बाई 4TE 5 माइनस 4 म्यू, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पी डी बाई 4TE 5 माइनस 4 म्यू। या आप ये किससे आया है, तो ये इस रिलेशन से आया है, ठीक है ना। ये रिलेशन याद रखिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और हुप स्ट्रेन का रिलेशन ऐसा है। एग्जामिनेशन में अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और हुप स्ट्रेन दे देगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने का कोई नीड नहीं है, आप सीधे ये वाला यूज कीजिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए आप क्या कीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू हुप स्ट्रेन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका थिन स्पेरिकल वेसल है, ठीक है ना, वो तो मैंने बात किया सिलेंड्रिकल वेसल के बारे में, वहाँ पर सिलेंडर की बात किया था। यहाँ पर स्पेरिकल वेसल है, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो इस वेसल का जो शेप है वो स्पेरिकल है, ठीक है ना, स्पेयर के शेप में है। तो देखिए इस केस में आपका जो हुप स्ट्रेस आएगा वो पी डी बाई 40 के बराबर आएगा, और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा वो आपके पी डी बाई 40 के बराबर, दोनों का दोनों क्या आएगा, आपका सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस एक केस में आपका हुप स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। चलिए लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है यहाँ पर चेंज हो जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है, देखिए ईबी इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा सी होता है। क्यों, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि ईबी इक्वल टू क्या होता है, ईबी इक्वल टू सिग्मा एल प्लस 2 इंटू सिग्मा सी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप दोनों ये दोनों सेम है तो दोनों सेम है, तो दो तो पहले से ही है, एक और जुड़ जाएगा आके इसमें, तो 3 इंटू सिग्मा एप्सिलॉन सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो आप सीधे फॉर्मूला याद रखिए 3PD/4TE 1 माइनस म्यू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका स्पेरिकल के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं क्या बात करता हूँ, टॉर्जन, क्या बात करता हूँ, टॉर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए टॉर्जन में आपको एक ही चीज याद रखना है, टॉर्जन का इक्वेशन सीधे आप याद रखिए, क्या याद रखिए, टॉर्जन की इक्वेशन याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टॉर्जन का, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन आई पी इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, जी थीटा अपॉन एल। जहाँ पर आपका क्या है, टाउ क्या है, ध्यान से देखिए, टाउ क्या है, टाउ आपकी शियर स्ट्रेस है किसी डिस्टेंस आर पर, ठीक है, किसी डिस्टेंस आर पर आपका शियर स्ट्रेस है। आर क्या है, आर आपके रेडियस है, क्या है, रेडियस है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर देख सकते हैं टी क्या है, टी आपकी टॉर्क है, अप्लाइड टॉर्क है। आईपी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जी क्या आपका, आपको पता ही है, जी क्या है आपका शियर मॉडुलस है, ठीक है। थीटा क्या आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है जो आपको रेडियन में लेना है, और एल क्या आपका लेंथ है, ठीक है, लेंथ किसी जिस भी आप सिलेंडर को कंसीडर कर रहे हैं उसकी लेंथ है, ठीक है। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ, इस लेसन को याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और एक बेंडिंग वाले में मैंने आपको एक रिलेशन बताया तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ एक गौर करिए एक चीज, देखिए यहाँ पर अगर आपको टाउ मैक्स निकालना है, क्या निकालना है, टाउ मैक्स निकालना है। देखिए टाउ मैक्स जो होता है वो
रेडियस पर होता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम अगर आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है तो सिलेंडर के मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पर होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टॉर्क के केस में, अगर आप टॉर्क अप्लाई करें किसी सिलेंडर पर, अगर आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम पूछेगा तो वो कहाँ पर होगा, इस पर होगा, कहाँ पर होगा, ये एजेस पर होगा। ये मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पर होता है, रेडियस पर हुआ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सीधे टाउ मैक्स निकालने के लिए T/IP इंटू आर करूँगा। देखिए यहाँ से तो मैं टाउ निकालूंगा ना, इस फॉर्मूले से अगर मैं टाउ निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, आर को मैं इधर भेज दूंगा तो T/IP इंटू आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू में क्या रखूंगा, कैपिटल आर के बराबर रखूंगा, जो रेडियस उस सिलेंडर का, ठीक है ना। या टाउ मैक्स की वैल्यू मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए 16T/πd³। अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया, देखिए जो IP की वैल्यू होती है, IP की जो वैल्यू होती है वो सर्कल के केस में कितनी होती है, सर्कुलर शाफ्ट के केस में πd³ का पावर 4 अपॉन जो होती है वो आपकी 32 के बराबर होती है, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है ध्यान से। यहाँ पर देखिए IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इक्वल टू IP। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे आप डायरेक्टली याद रखें क्योंकि इसी का सिर्फ आपको यूज ही मिलेगा इस टाइप के चैप्टर में। आपको ऐसे में आपको बता देता हूँ कि IP जो होता है वो किसके बराबर होता है, Ix यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा किसी भी सेक्शन के लिए, ठीक है। वैसे सर्कल के लिए आप याद रखिए, सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए सर्कल के लिए, सर्कुलर शाफ्ट के लिए π/32 d के पावर 4 होता है, और हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए π/32 d के पावर 4 माइनस d के पावर 4। d कैपिटल D है जो आपका एक्सटर्नल डायमीटर है, स्मॉल d आपका इंटरनल डायमीटर है, ठीक है। चलिए अब देखिए टॉर्जनल स्टिफनेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। टॉर्जनल स्टिफनेस कैसे निकालते हैं, T/θ करेंगे तो आपको टॉर्जनल स्टिफनेस मिलेगा, और T/θ की वैल्यू जो होती है वो G/IP/L के बराबर होती है। सब उसी रिलेशन से निकाला हुआ जो मैंने आपको ऊपर बताया है इक्वेशन, ठीक है। चलिए टॉर्जनल रिजिडिटी, देखिए टॉर्जनल रिजिडिटी जो होती है वो T/θ/L के बराबर होती है। T/θ/L को हम लोग G/IP भी बोल सकते हैं, उसी रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। पोलर सेक्शन मॉडुलस वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, IP/R के बराबर होता है। जैसे वहां पर सेक्शन मॉडुलस होता था ना, I/Y के बराबर होता था ना, I/Y के बराबर होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सेक्शन मॉडुलस बोलते थे बेंडिंग के केस में। और यहाँ पर अगर मैं IP ले लूंगा, I को मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा था, Y को मैं R में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आपका बन जाएगा पोलर सेक्शन मॉडुलस ZP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पावर, क्या पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द शाफ्ट। अगर कई बार क्वेश्चन बोलता है कि बताइए शाफ्ट कितना पावर ट्रांसमिट करेगा, तो सीधा आप रखिएगा 2πNT/60, ठीक है, 2πNT/60, जहां पर N क्या आपका RPM में है, RPM रोटेशन पर मिनट है, ठीक है। चलिए T क्या आपका, T आपका है टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ पार्ट में स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए स्ट्रक्चर से आपको पूछा जा सकता है कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बताइए कितनी होती है, ठीक है ना। देखिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या बताती है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना। तो देखिए अगर वो कोई ज्वाइंट 2D ट्रस में कोई ज्वाइंट है, ठीक है ना, तो 2D ट्रस में ज्वाइंट है तो उसका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, या तो एक्स में डिफ्लेक्ट कर सकता है तो वाई में डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर 2D ट्रस है तो आपका 2 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, 3D ट्रस है तो आपका 3 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। अगर आपका 2D बीम है तो आपका वहां पर 3 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन हो सकता है। बीम के केस में 3 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, कहाँ कहाँ, तो एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है और रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो 3 हो सकता है। अगर आपका 3D फ्रेम है या 3D ट्रस है तो आपका टोटल उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना आपको 2D ट्रस के केस में, तो आपका फॉर्मूला याद रखिएगा सीधे 2J - RE। 2J मतलब 2 इंटू ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट, ठीक है ना, माइनस RE मतलब हो गया नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक बीम बनाया, मैंने यहाँ पर एक ट्रस बनाया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर टोटल कितने ज्वाइंट से आप देख सकते हैं, 3 ज्वाइंट है, 1 2 और 3। तो देखिए 2 × 3 मैंने यहाँ रख दिया है। अब माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितने इसमें, देखिए ध्यान से, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 रिएक्शन आएंगे, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पर 2 रिएक्शन आते हैं और रोलर सपोर्ट पर 1 रिएक्शन आता है, तो 3 रिएक्शन आएंगे। तो 3 रिएक्शन आएंगे तो देखिए ध्यान से, तो 3 मैंने माइनस किया तो टोटल काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि 3 डायरेक्शन में ये जो ट्रस है वो टोटल मूव कर सकता है, अलग अलग 3 डायरेक्शनों में। देखिए कैसे कैसे, इस देखिए एक तो हो सकता है कि इस ज्वाइंट ऊपर नीचे चला जाए, एक इधर जाए एक्स डायरेक्शन में, एक वाई, और एक देखिए रोलर है तो रोलर तो इधर जाएगा ही जाएगा, तो 3 इसमें आ सकता है, ठीक है। चलिए लेकिन आपको 2D अगर फ्रेम में निकालना हो,
अगर आपको 2D फ्रेम में निकालना हो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ये तो मैंने आपको बता दिया 2D ट्रस बताया। अगर आपको बीम में निकालना हो तब क्या कीजिए 3J माइनस RD कीजिए, ठीक है ना। अगर आपका मेंबर क्या है, आपका मेंबर एक्सटेंसिबल है, क्वेश्चन में मेंशन करता है कि अगर आपका मेंबर क्या है एक्सटेंसिबल है, तब सीधे क्या कीजिए 3J माइनस RD कर दीजिए, जहां पर J नंबर ऑफ ज्वाइंट है, RD क्या है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मेंबर रिजिड है या इनएक्सटेंसिबल मेंबर है तो आप वहां पर क्या कीजिए, आपको वहां पर M भी लेना पड़ेगा, ठीक है। M मतलब मेंबर कितने हैं, ठीक है ना, और RD मतलब नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, M है मेंबर, कितने मेंबर उसमें ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये आपका टोटल मैंने आपको इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको क्या करूंगा, पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। मेरे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी आपके यूज होते हैं एग्जामिनेशन पर्पज से, जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वो सारी बातें कर दी हैं इसमें। आप इसको रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स का जो भी इंपॉर्टेंट आपके उसमें फॉर्मूले यूज होते हैं उसको लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी आपका लास्ट टाइम है, अभी आपको रिवीजन की जरूरत है, तो मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर उसको लिख के दे दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसको बच्चों में शेयर कर दीजिए ताकि जिन बच्चों का भी एग्जाम है उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।